हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पुलिस का क्रैश कोर्स चल रहा है और हमारी साइंस की एक क्लास हो चुकी है। तो अब हमें साइंस की जल्दी से जल्दी सारी क्लासें कंटिन्यू करनी है और सिलेबस को कंप्लीट करना है क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आज अपन साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसको आज की क्लास में पूरा फिनिश कर देंगे। कौन सा चैप्टर? विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहा जाता है, उस चैप्टर को आज अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर ये चैप्टर हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो आपको भी पता है इसमें 5 से 6 क्लासें लग जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम क्या समझाने में ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। लेकिन चूंकि ये क्रैश कोर्स है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर अपन ज़्यादा वक्त भी नहीं दे सकते, तो मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। अब क्लासरूम में क्या होता है कि किसी को मान लो एक बार में डाउट आ जाता है, वो पूछ लेता है, हम उसको 2 बार 3 बार समझा देते हैं। यदि अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और जहाँ से आपको समझ में नहीं है, पीछे स्किप करके पीछे ले करके और वहाँ से आपको देखना है। ओके, तो आप उसको 2 बार देख सकते हो तो 2 बार समझ में आ जाएगा, 3 बार देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा करके अपन इस वीडियो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं अब एक ही चीज़ को 2-3 बार इस वीडियो में नहीं समझा सकता, है ना। देखना, शॉर्ट में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ 5-6 क्लासों में हो रही है, उसको अपन एक क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो देखेंगे कि जो मेन टॉपिक्स है उनको अपन उठा ले और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को अपन उठा ले, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीख ले। हालांकि क्लास में हम एक क्वेश्चन को 2 तरीके 3 तरीके से सोल्व करना बताते हैं, अब यहाँ पर वो भी नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पर कोई एक तरीका ही बता सकते हैं, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। तो दोस्तों देखना, विद्युत धारा क्या होती है आपको भी पता है। करंट, आपके घरों में जो बिजली है, इसी के लिए अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। लेकिन विद्युत एक्चुअल में क्या होती है? तो देखना, आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है उसी को अपन विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा एक्चुअल में आवेशों के प्रवाह की दर होती है। अब सवाल आता है कि आवेश क्या होता है। तो देखना दोस्तों, ये आवेश पदार्थ का या द्रव्य का गुण होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण किसी पदार्थ में, द्रव्य में ऐसा गुण आ जाए कि उसमें विद्युतीय प्रकृति आ जाए, चुंबकीय प्रकृति आ जाए, तो वही चीज़ क्या है, आवेश कहलाती है। तो किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिए जाए या उससे लिए जाए तो उस पर आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो उस पर धन आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। और ये आवेश की क्रिया जो अच्छे से मैंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना चैप्टर पढ़ाया था उसमें अच्छे समझे थी, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर उस चैप्टर को देख लेना अगर ज़्यादा आपको आवेश की जानकारी चाहिए तो। आइए अपन स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो विद्युत धारा के लिए मैंने सूत्र बता दिया, परिभाषा बता दी कि विद्युत धारा अपन किसको बोलेंगे, आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहेंगे, धारा। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको अपन विद्युत धारा कहते हैं। और इस विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? I से। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा हुआ समय। आवेश बटा हुआ समय, यही चीज क्या होती है, विद्युत धारा। I, आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से। Q बटा समय को किससे दर्शाते हैं, T से। तो Q अपॉन T, ये क्या है, विद्युत धारा का सूत्र है। अब देखना, यहाँ पर सवाल किससे बनते हैं, मात्रकों से सवाल बनते हैं। तो अगर बात की जाए आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक, उसको सेकंड में मापते हैं, तो ये सेकंड में, कूलाम बटा हुआ सेकंड। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा का या I का मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, तो Q अपॉन में T, यानी कि कूलाम बटा हुआ सेकंड। कूलाम बटा हुआ सेकंड क्या होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब इसी कूलाम बटा हुआ सेकंड को अपन और क्या कह सकते हैं, इसी को अपन एम्पियर कह सकते हैं। तो विद्युत धारा किसमें, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इस एम्पियर को कैसे दर्शाते हैं, जैसे एम्पियर को ऐसे एम्पियर भी लिखते हैं, उसको AMP भी लिख सकते हैं, या इसको शॉर्ट में ऐसे A भी लिख सकते हैं। तो चाहे एम्पियर बोल दो, A बोल दो, या आवेश बटा कूलाम बोल दो, ये विद्युत धारा के मात्रक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, आवेश बटा समय, या फिर इसको बोल देते हैं अपन Q अपॉन में T बोल देते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम बटा सेकंड, या फिर एम्पियर इसको बोल सकते हैं। अब देखना, ये तो हो गई इसकी किसकी बात है, विद्युत धारा की बात है। यहाँ पर आपने शब्द सुना आवेश। आवेश की मैं यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन आवेश के लिए इतना ध्यान में रखना, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही क्या होता है, आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कितना हुआ, तो एक Q का जो सूत्र दिया जाता है आवेश का, Q बराबर NE। यहाँ पर प्लस माइनस भी लगाते हैं आगे, जो प्लस माइनस इनकी प्रकृति को व्यक्त करता है। तो अपन देखना, वैसे सूत्र आपको याद रखना है, Q बराबर NE, यानी E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये E मैंने क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6, ये 1.6 लिखना चाह रहा हूँ मैं,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये -19 लिखा है ना, 10⁻⁻19 कूलाम ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और यहाँ पर n क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि पूर्णांक में होगी, यानी कि पूर्णांक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पूर्णांक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा रहा है, पूर्णांक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का सूत्र पूछे तो आपको बताना है आवेश बटा समय, और यहाँ पर आवेश का अगर सूत्र पूछ ले तो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। अपन कहेंगे किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आ जाएगा, है ना। और मान लो 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर 50 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो जो n है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और Q क्या है, Q बराबर Ne। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आवेश का, और यहाँ पर ये विद्युत धारा वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, I बराबर Q/T। ओके, अब देखना अपन आगे देखते हैं विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, दिशा है ना, धारा किस दिशा में बहती है। तो सुनना दोस्तों, अच्छे से समझते हैं इस चीज को, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। आपको पता है कि अगर आपके पास एक गुब्बारा है, जैसे मान लो ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है और इसमें सुई से छेद कर दिया जाए तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी। तो अपन कहेंगे हवा गुब्बारे से बाहर निकली। आप फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो हवा बाहर क्यों निकली, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर या दाब ज़्यादा था और बाहर का दाब कम था अंदर की तुलना में, तो हवा बाहर से अंदर निकल गई छेद करने पर। तो हवा बाहर से अंदर क्यों निकली, क्योंकि हवा को किधर जाना था, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना था हवा को, इसलिए चली गई। तो हवा का बहाव क्यों होता है, दाब में अंतर के कारण। दाब में अंतर, उच्च दाब से निम्न दाब में चली गई, इसी को कहते हैं दाबांतर। क्या कहते हैं, दाबांतर। तो आपसे कोई पूछ ले, भैया जी बता सकते हो क्या गैसों का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो आप बताओगे गैसों का प्रवाह दाबांतर के कारण होता है। तो देखना, जैसे गैसों का प्रवाह दाबांतर के कारण होता है, उसी तरह से कोई पूछ ले भैया विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो आपको बताना है विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो विभवांतर के कारण होता है। किसके कारण, विभवांतर के कारण, विभवांतर। ये विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, यानी विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, निम्न विभव की ओर बहती है। ध्यान रखना, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव लिखना है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ये विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है। ओके, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा बहेगी। अब देखना, याद रखना आसान है, जो हवा थी वो कहाँ जा रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। वैसे ही विद्युत धारा किधर जाएगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या बोल सकते हैं विभवांतर की दिशा में जो है ये धारा का प्रवाह होता है। ओके, धारा का प्रवाह विभवांतर की दिशा में, ये विभव के संदर्भ में हमने बता दिया धारा किधर बहती है। अब आगे देखना, आगे अपनों से पूछ लिया जाए वैसे बताओ कि इलेक्ट्रॉन किधर बहते हैं। तो देखना, जैसे अपनों ने बैटरी जोड़ी, ये बैटरी जोड़ दी इधर। अब देखना, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो इस तरह से बैटरी का निशान है, यहाँ पर एक डंडा मैंने बड़ा खींचा है, एक डंडा छोटा खींचा है। तो जो बड़ा वाला डंडा है ये दर्शाता है यहाँ पर उच्च विभव है, क्या है ये, उच्च विभव। और जो छोटा डंडा है ये दर्शाता है कि यहाँ पर निम्न विभव है, निम्न विभव। तो बड़े डंडे के पास प्लस लिखा जाता है, छोटे डंडे के पास माइनस लिखा जाता है। ये बताना चाहता है कि एक जो है विभव, एक सिरा उच्च विभव पर है, दूसरा सिरा निम्न विभव पर है, और ये चीज क्या है, बैटरी है। अब यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये जो तार है, परिपथ है, इसमें धारा बहेगी। तो धारा किधर जाएगी, अभी बताया विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी प्लस से इधर चल के जाएगी धारा, इधर माइनस की ओर आ जाएगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विभव के संदर्भ में बात करें तो ये, लेकिन धारा का प्रवाह दिशा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बता दी मैंने, इलेक्ट्रॉन का जिधर प्रवाह होता है उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। कहने का मतलब, अगर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पर करंट इधर जा रहा है, किधर, जैसे मान लो ये बिंदु ए मान लिया, बी मान लिया, तो आप बोलोगे करंट या विद्युत धारा किधर जा रही है, ए से बी की ओर। और पूछा जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर हो रहा है, तो इस परिपथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी से ए की ओर जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, बी से ए की ओर। तो ध्यान रखना, धारा का प्रवाह
जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो दिशा के बारे में दूसरी बात आपने ध्यान रख ली। पहली बात क्या है, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। या दूसरे शब्दों में बोलना चाहे तो धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तीसरी बात और बोल दूं मैं कि धारा जो होती है वो धनावेश जो होता है धनावेश की दिशा में बहती है। यानी यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहे हैं तो धनावेश इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, अगर ये विद्युत अपघट्य होता तो। हालांकि इसमें नहीं है। तो अगर कोई भी धनावेश चलता है तो धनावेश की दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ये आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। देखना दोस्तों, हो सकता है थोड़ा आपको हार्ड लगे, लेकिन समझने का प्रयास करना। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, पहली बात। दूसरे शब्दों में बोलना चाहो तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। और तीसरे शब्दों में अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये जो विद्युत धारा है ये धनावेशों की प्रवाह की दिशा में बहती है। ओके, ये हो गई धारा की दिशा की बात। आगे अपन बात करते हैं आवेशवाहक, यानी कि आवेशवाहक कौन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी चालक की, धात्विक चालक की, धात्विक चालक यानी कि जैसे बात कर दो लोहा, सोना, चांदी, ऐसे धातु हैं, तो इनके जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक होते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता वो कुचालक होते हैं। जिनके अंदर निम्न ताप पर होता है, उच्च ताप पर नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता, वो अर्धचालक होते हैं। तो अपन जैसे चालकों की बात कर ले, जैसे लोहे की, तांबे की, इनकी बात कर ले, तो इनके अंदर आवेशवाहक कौन होते हैं, यानी कौन आवेश का वहन करने वाला होता है। तो आपको पता है किसी भी तार के अंदर, जैसे मैंने अभी तार बनाया था तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन चला रहा था, परिपथ में इलेक्ट्रॉन चला रहा था। तो आवेशवाहकों के अंदर चालकों के अंदर आवेशवाहक कौन होते हैं, चालकों के अंदर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन जो मैं आवेशवाहक कुछ गिना रहा हूँ। इसी तरह से आपको कभी पूछ ले कि आप बता सकते हो कि विद्युत अपघट्य जो होता है, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर आवेशवाहक कौन होते हैं। अब देखना विद्युत अपघट्य क्या होगा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि इस तरह से एक बीकर होता है, बीकर में अपन एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इधर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इधर विद्युत अपघट्य भर देते हैं इस तरह से। तो अपन जो इलेक्ट्रोड लगा रहे थे उसमें जो विद्युत अपघट्य भरते थे, जैसे ZnSO4 भर दिया, जैसे H2SO4 भर दिया, तो जो भी रासायनिक पदार्थ जलीय रूप में या एक्वस फॉर्म में अपन डालते हैं वो विद्युत अपघट्य होता है। जैसे आपके पास बैटरी होती है, जैसे आपके पास मान लो कोई बैटरी है, तो उस बैटरी के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है ना। तो ये विद्युत अपघट्य, तो इनके अंदर भी क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो पूछे जाए विद्युत अपघट्य के अंदर धारा का प्रवाह कौन करता है, तो वहां पर जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन। कौन करता है, धनायन या ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन। तो विद्युत अपघट्यों के अंदर धनायन और ऋणायन, विद्युत अपघट्यों के अंदर धनायन और ऋणायन जो होते हैं ये धारा का प्रवाह करते हैं या ये आवेशवाहक होते हैं। इसी तरह से बात कर ले अपन, जैसे कि बात करते हैं अपन विसर्जन नली की, किसकी, विसर्जन नली, विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका में आवेशवाहक कौन होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विसर्जन नलिका क्या होती है, ये एक प्रैक्टिकल करने की चीज़ होती है जो लैब में होती है। इस तरह से एक निर्वात नली होती है जिसमें एक तरफ एनोड लगा होता है, एक तरफ कैथोड लगा होता है, और इसके बीच में कुछ नहीं भरा होता है, एक पंप लगा होता है जिससे इसकी सारी हवा निकाल देते हैं, अंदर निर्वात रहता है। या तो निर्वात रख सकते हैं या फिर कोई विशेष गैस, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो उसको हाइड्रोजन विसर्जन नलिका बोलेंगे। तो इस तरह से कोई गैस भर देंगे, निर्वात रखेंगे, फिर इसके ऊपर उच्च विभव आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, हाई वोल्टेज या उच्च विभव आरोपित करते हैं। उस हाई वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, धारा बहती है। तो बोला जाता है कि यहाँ पर बीच में तो कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर धारा का प्रवाह किसके जरिए होता है, धारा का प्रवाह दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है। किसके जरिए, इलेक्ट्रॉन के जरिए। तो विसर्जन नलिका में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर हाइड्रोजन विसर्जन नलिका की बात की जाए तो हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ H+ आयन भी जो है वो आवेशवाहक के रूप में काम कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पूछ लिया जाए कि जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों में धारा प्रवाह या आवेशवाहक कौन होते हैं। तो अर्धचालकों में जो आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन तथा होल जो होते हैं वो अर्धचालकों में आवेशवाहक का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आप समझ सकते हो, होल क्या होता है देखना। एक्चुअल में अगर आप पीएन संधि डायोड पढ़ते हो या फिजिक्स से किसी तरह संबंध रखते हो तो आप इन होल को अच्छी तरह से जानते हो। होल की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, ये केवल कल्पना है। जैसे कोई किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन है और वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया और इलेक्ट्रॉन का जो खाली स्थान बचा उसी को अपन होल बोल देते हैं। ये पीएन संधि डायोड में आपको अच्छे से समझाया जाता है इलेक्ट्रॉन होल की परिकल्पना। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या अर्धचालक में या सेमीकंडक्टर, अर्धचालक को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर में ये लिखना क्या चाह रहा हूँ, लिखा है कुछ और रहा है,
सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आने लायक क्वेश्चन, धात्विक चालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, विद्युत अपघट्टों में आवेश वाहक धनायन या ऋणायन, विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी कभी गैस के जो आयन होते हैं वो भी हो सकते हैं, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है आवेश वाहकों के बारे में। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? तो मेनली विद्युत धारा दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, या जिसको हिंदी में बोला जाता है दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। और एक होता है इनडायरेक्ट नहीं, अल्टरनेटिव। दूसरा क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो देखना क्या होता है, डीसी, इसको तो बोला जाता है डीसी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? डीसी, और इसको क्या बोलते हैं? एसी। तो धारा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डीसी, एक होती है एसी। डीसी यानी दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट, और एसी अल्टरनेटिंग धारा, अल्टरनेटिंग करंट, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब देखना दिष्ट धारा क्या होती है, डीसी क्या होती है। वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी जो है ना दिशा नहीं बदलती, उसको दिष्ट धारा कहते हैं। अब दिशा कैसे? एक्चुअल में क्या होता है, इनका अपन ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ जैसे मान लो दिष्ट धारा का ग्राफ जो होता है ना, वो इस तरह से होता है, जैसे इसको जीरो, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इसकी दिशा नहीं बदलती। या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अक्ष पर ही रहेगी, इधर नीचे नहीं आएगी। हालांकि पूछा जाए ये धारा कौन सी है, तो ये भी डीसी धारा ही है, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ नहीं है, सदैव पॉजिटिव की तरफ ही रहती है। इसका मान बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही है। तो ये दोनों जो मैंने बनाए हैं ये डीसी है। कैसी है? डीसी धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। इसी तरह से एक होती है एसी। एसी धारा किसको कहते हैं? वो धारा जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है। दिशा ऐसे ही नहीं बदलती, आवृत्तीय रूप से दिशा बदलती है। किस रूप से? आवृत्तीय रूप से। आवृत्तीय रूप से दिशा बदले, उसी को अपन क्या कहते हैं? एसी धारा कहते हैं। जैसे धारा जो होती है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये साइन थीटा वाला ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो कभी ये पॉजिटिव में आ रही है, कभी नेगेटिव में। और ये कैसे आ रही है? ये प्रत्या आवर्ती रूप से आ रही है। एक बार पॉजिटिव आ गई, फिर उतने टाइम के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर उतने टाइम के लिए नेगेटिव, तो ये आवर्ती रूप से आती है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। तो समझने लायक बात है सीधी सी, कि ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है वो दिष्ट धारा है, और ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है वो अपनी कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट है। जैसे अपने घरों में जो करंट होता है ये एसी करंट होता है। कौन सा? एसी। और जबकि बैटरी की बात की जाए, या सेल की बात की जाए, या डीसी जनरेटर की बात की जाए, तो इनमें जो करंट होता है ये डीसी करंट होता है। ओके, तो डीसी और एसी में मेन डिफरेंस तो यही होता है। आगे डीसी एसी को अपन ज़्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, आपने क्या पढ़ लिया? करंट, टाइप्स ऑफ करंट पढ़ लिया, धारा के प्रकार पढ़ लिए। धारा के प्रकार पढ़ने के बाद अब हमें क्या पढ़ना है? जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं साथ के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किसी चालक तार में 5 सेकंड में 25 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, पर ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। देखना, अपने को क्या पता है? धारा का सूत्र मैंने क्या बताया? I बराबर Q बटा T, यानी कि धारा बराबर आवेश बटा हुआ समय। यहाँ पर अपन देखिए धारा का मान निकालना चाहे तो आवेश क्या है? Q आवेश। Q आवेश कितना दिया है? 25 कूलम, ये रख दो 25, बटा हुआ समय कितना दिया है? 5 सेकंड, तो बटा हुआ 5 रख दो। तो 25 बटा हुआ 5 कितना हो गया? 25 बटा 5 यानी कि 5, कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर 5 एम्पियर धारा बह रही है। कितना धारा का मान हो गया? 5 एम्पियर। आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कहीं कोई जोर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अपन कुछ और बातें करते हैं, जैसे धारा घनत्व की। ये अच्छा टॉपिक उठा लिया मैंने, धारा घनत्व। देखना दोस्तों, धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व को समझना, सुनना दोस्तों, धारा घनत्व है ना, जैसे ये एक तार है, मान लो इसको अपन जूम करके देख रहे हैं, कोई वायर है, चालक तार है, इसको जूम करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मान लो इस अक्ष पर धारा बह रही है इधर, और इस काट क्षेत्र से धारा निकल रही है, तो इधर मान लो I धारा बह रही है। तो धारा घनत्व किसको बोलते हैं? कि एकांक काट क्षेत्र से, एकांक काट क्षेत्र के लंब किसी क्षेत्रफल के लंबवत काट क्षेत्र से एकांक समय में जो निकलने वाली धारा होती है, इसी को अपन धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व का सूत्र J बराबर I/A। अब यहाँ पर जो A है, J बराबर I/A, ये A जो है ये क्षेत्रफल, काट क्षेत्र है ना, A। ये इसमें एक जो है लिमिट ये है कि धारा जो है ये काट क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए 90 डिग्री पर। ओके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये धारा घनत्व का सूत्र है J बराबर I/A। अब देखना आगे,
एक बात एक और बता दूं आपको, मान लो ये कंडीशन ना रहे और ऐसी कंडीशन हो, आपको कोई तार दिया है इस तरह से, और ये तार इस तरह से तिरछा कटा हुआ है, ओके, और इसका क्षेत्रफल मान लो ए दे रखा है, ये क्षेत्रफल है, और आपको पूछा जाए यहाँ पर धारा घनत्व निकालो, तो अपन क्या करेंगे, अगर ये जो है ना इसके लंबवत क्षेत्रफल ए सदिश है और ये थीटा कोण पर है, तो यहाँ पर जो धारा जा रही है तो अपन धारा घनत्व निकालना चाहेंगे, तो जे बराबर आई अपॉन ए। अब ए काम में नहीं ले सकते क्योंकि ए क्या अपने को क्या इसकी दिशा में लेना पड़ेगा इसका घटक, तो इसका घटक इधर ए कोस थीटा होगा, तो यहाँ पर ए कोस थीटा रखा जाएगा, और अपन धारा का जब मान निकालेंगे तो आई बराबर जे ए कोस थीटा, ओके। और ये एक सदिश का नियम होता है कि जहाँ पर कोस थीटा होता है वो एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट होते हैं, तो जे डॉट ए लिखा जाता है। देखना तो आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, बस मेन मुद्दे पर पहुंचाता हूँ आपको। यहाँ पर धारा घनत्व का सूत्र, आप धारा जो निकालना चाहो जे ए कोस थीटा, आपको बस इतना याद रखना कि यहाँ पर जो धारा घनत्व है ये सदिश राशि, कैसी, यहाँ पर सदिश का चिन्ह आ गया, तो धारा घनत्व सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, धारा घनत्व सदिश राशि। अब कैसी होती है इसको मैंने मैथमेटिकल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, हालांकि आपके काम की चीज़ नहीं, क्योंकि सदिश आपके आते नहीं है एग्जाम में, और ये 12th लेवल का है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आप सीधा याद रखना धारा घनत्व सदिश राशि, सूत्र क्या होता है, जे अपॉन ए कोस थीटा, या सीधा दे रखा है तो जे बराबर आई अपॉन ए, ये होता है इसका सूत्र। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं। धारा घनत्व का एक सूत्र कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है, एक खोखले बेलनाकार चालक की लंबाई के अनुदिश प्रवाहित धारा आई है, ये आई लिखा हुआ है ना, प्रवाहित धारा आई है, चालक के काट क्षेत्र की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या स्मॉल ए और स्मॉल बी है, तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस तरह से एक बेलन है, खोखला बेलन, ये रहा एक खोखला बेलन, इस तरीके का एक खोखला बेलन जिसकी लंबाई के अनुदिश इधर धारा जा रही है, मतलब इसकी लंबाई के अनुदिश इधर धारा बह रही है, ओके, धारा बह रही है। अब देखना इस चालक के काट क्षेत्र की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या स्मॉल ए और कैपिटल है, स्मॉल ए और स्मॉल बी है, तो जो अंदर की त्रिज्या है ये तो कितनी है, पहले बोला आंतरिक, तो ये तो कितनी, स्मॉल ए, और जो बाहर की त्रिज्या है ये वाली कितनी है, स्मॉल बी, ये है। तो धारा घनत्व निकालना है, तो अपने पास क्या सूत्र था, धारा घनत्व से पहले अपने को देखना पड़ेगा इसका प्रभावी क्षेत्रफल कितना है, प्रभावी क्षेत्रफल जहाँ से धारा गुजर रही है, तो ये दूसरे कलर से कर देता हूँ इसको, देखना ये जो क्षेत्रफल में रेड कर रहा हूँ ये प्रभावी क्षेत्रफल है, क्योंकि बीच में से तो कैसा है खोखला, तो अपन पूरा क्षेत्रफल एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि बीच में से खोखला है, तो ए वाला जो हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आप प्रभावी क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई, बड़ा वाला कौन सा है, बी का स्क्वायर, माइनस अंदर वाला क्या है उसको घटा दो, पाई ए का स्क्वायर, यहाँ पर पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। ये तो हो गया इसका प्रभावी क्षेत्रफल। अब अपने को धारा घनत्व निकालना है, जे बराबर आई अपॉन में प्रभावी क्षेत्रफल या ए। अब यहाँ पर देखो धारा कितनी है, आई बोला ना, आई धारा जा रही है, बटा हुआ ए प्रभावी क्षेत्रफल, ये कितना है, पाई बी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए का स्क्वायर, ये हो गया इसका प्रभावी क्षेत्रफल, इसका धारा घनत्व। तो ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर सही दिख नहीं रहा है, इसकी बोर्ड की खराबी है, ये ए स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये मैंने निकाल करके दिखाया कि ऐसे धारा घनत्व के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, और ये हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना बनती है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं अपन धारा घनत्व समझने के बाद, अब पढ़ते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ है ना। ओम का नियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। ओम का नियम दोस्तों देखना, जैसे क्या होता है कि अपन किसी नली के अंदर पानी जो बहाते हैं ना नलियों के अंदर, तो किसी पतली नली में अगर आप देख लो कि द्रव जा रहा है, आप नली के मुंह पर हाथ रख दो आगे, तो पानी प्रेशर से आगे जाता है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर एक मोटी नली होगी तो पानी कम प्रेशर के साथ जाएगा, यानी आप नली की मोटाई को घटाते हो तो पानी का प्रेशर बढ़ता है। आ रही बात समझ में? ठीक इसी तरह की घटना धारा के साथ भी होती है, यानी जिस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसकी लंबाई और उसकी लंबाई और उसकी मोटाई में परिवर्तन किया जाए तो धारा में भी परिवर्तन होता है। जैसा आप पानी के साथ परिवर्तन देख सकते हो पानी के प्रवाह के साथ, वैसे ही धारा के प्रवाह के साथ भी परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन हम आंखों से नहीं देख सकते लेकिन ऐसा होता है। तो ओम भाई साहब ने इसको बताने का प्रयास किया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसको ओम का नियम बोलते हैं। और क्या कहता है ये ओम का नियम? ये ओम का नियम ये कहता है कि आप अगर भौतिक राशियों को नियत रखो, जैसे ताप और दाब, और उसकी भौतिक राशियों के साथ इसकी ज्यामिति वगैरह इसको भी नियत रखो, इसमें कोई चेंजेस न करो, तो धारा जो होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। धारा किससे समानुपाती होती है?
विभवांतर के समानुपाती। यानी आप जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली अपन धारा को नहीं बढ़ाते बल्कि विभवांतर को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा बढ़ती जाती है। तो V समानुपाती I। अब यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाते तो V बराबर IR। ये ओम का नियम है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। पूछा जाए ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, ये ओम का नियम है। यहाँ पर V जो है ये विभवांतर है, I जो है ये धारा है, और R जो है धारा I धारा है, R जो है ये प्रतिरोध है। क्या है ये, प्रतिरोध। प्रतिरोध या इसी को बोल देते हैं समानुपाती नियतांक। प्रतिरोध या समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। ओके, ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, ओम के नियम के बारे में। तो ओम का नियम भारी कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी नियम है। क्या, जब भी आपको पूछा जाए ओम का नियम क्या है, आपको सीधा दिमाग में चमकना चाहिए V बराबर IR, ये ओम का नियम है। ये ओम का नियम V बराबर IR रट लो, पूरा चैप्टर इजी है, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, V बराबर IR। पहले जो चीज़ें सिखाई थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से सवाल बनने की प्रायिकता कम होती है, यहाँ से सवाल आएंगे। क्योंकि संयोजन से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही नहीं पता तो संयोजन के क्वेश्चन कहाँ से करोगे ना। तो ध्यान रखो V बराबर IR ओम का नियम, जहाँ पर V विभवांतर, I धारा और R प्रतिरोध है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा ओम के नियम के बाद थोड़ी और बातें बताता हूँ। जैसे ओम का नियम जो होता है ना, ये सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, ध्यान रखना। ओम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं होता है। सार्वत्रिक किसको कहते हैं, जो सभी पर लागू हो। लेकिन ओम का नियम हर पदार्थ पर लागू नहीं होता है, कुछ पदार्थों पर लागू होता है, कुछ पर लागू नहीं होता है। तो देखना, जिन पदार्थों पर ओम का नियम लागू होता है या जो पदार्थ ओम के नियम की पालना करते हैं उनको बोला जाता है ओमीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, ओमीय पदार्थ। तो जो पदार्थ ओम के नियम की पालना करते हैं उनको ओमीय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ ओम के नियम की पालना करते हैं उनका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ओके, सीधा ग्राफ होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ओम के नियम की पालना नहीं करते। जैसे ओमीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो धात्विक चालक जो होते हैं, धात्विक चालक जो तार वगैरह होते हैं, ये ओमीय पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ओम के नियम की पालना नहीं करते, उनको अनओमीय पदार्थ कहते हैं। अनओमीय पदार्थ, अनओमीय पदार्थ जो होते हैं, ये अनओमीय पदार्थ का ग्राफ इस तरीके का बनता है। इस तरीके का इनका अनोमीय पदार्थों का ग्राफ बनता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है अनोमीय पदार्थों का, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य इसका एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ ही सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जो होते हैं वो अर्धचालक भी अनओमीय पदार्थ है। और आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी 12th में तो आपको पता होगा जेनर डायोड या पीएन संधि डायोड के ऊपर जब आप काम कर रहे थे, बना रहे थे, तो ऐसा से ग्राफ बना के अपन अलग अलग क्षेत्र बना रहे थे। ओके, ये हो गए ओम की बारे में बातें। तो आपको ओम का नियम ध्यान रखना है, क्या है ओम का नियम, V बराबर IR, बस इतना याद रखो। आगे बढ़ जाते हैं, प्रतिरोध के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अभी मैंने बोला कि जैसे 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 V समानुपाती I बोला, फिर V बराबर IR कर दिया, तो यहाँ पर R को मैंने प्रतिरोध बोला। क्या बोला, इस R को प्रतिरोध। तो बोला जाए भैया जी प्रतिरोध तो है, इस R की वैल्यू क्या है, तो आप बता दोगे R बराबर V अपॉन I। ये R बराबर V अपॉन I है। तो V जो है ये V क्या है, V विभव। ओके, या फिर इसको अपन विभवांतर बोल देंगे, विभव या विभवांतर, जिसको वोल्ट में मापा जाएगा। अब देखना I क्या है, I धारा, जिसको एम्पियर में मापा जाएगा, ये एम्पियर में। तो पूछा जाए कि जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक आपको क्या बताना है, वोल्ट अपॉन में एम्पियर, या इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, ओम। इसको इस तरह से लिखते हैं ओम, ये ओम का चिन्ह है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ये ऐसे, या फिर इसको ऐसा भी लिख देते हैं ओम को ओम। ओके, तो ये ओम हो गया, चाहे ओम लिख दो या फिर वोल्ट अपॉन एम्पियर लिख दो, ये प्रतिरोध के मात्रक है। तो प्रतिरोध के मात्रक के बारे में बता दिया। अब पहले समझाओ कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, समझना, धारा प्रवाह का जो विरोध होता है उसी को अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध के लिए क्या याद रखना है, धारा प्रवाह का विरोध। अब क्लास इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि प्रतिरोध अभी पिक्चर में आया, उस प्रतिरोध के आने के बाद ये अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और चैप्टर भी अच्छा बन जाता है। प्रतिरोध देखने क्या होता है, धारा प्रवाह का विरोध। पाइप के अंदर पानी जा रहा है, यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है। एक दोनों एग्जाम्पल एक साथ लेकर के चलना है आपको, है ना। एक पानी का पाइप जिसमें पानी बह रहा है, प्लास्टिक का पाइप जिसमें पानी बह रहा है, एक तार है जिसमें धारा बह रही है। ओके, तो पाइप के अंदर पानी जा रहा है, इधर तार के अंदर धारा बह रही है। पाइप को तुम पतला कर दो तो पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पाइप को मोटा कर दो तो पानी का प्रवाह घट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर तार को पतला करो तो धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा, और तार को मोटा करो तो धारा का प्रवाह घट जाएगा। ओके, पतला इसकी तरह से हो गया। तो जो जो धारा के साथ हो रहा है वो जल के प्रवाह के साथ भी होगा। तो आप महसूस कर सकते हो कि जल के प्रवाह में भी कोई न कोई बाधा आ रही है। जैसे जैसे जल के प्रवाह में बाधा आ रही है वैसी बाधा इस तार के अंदर धारा के प्रवाह में भी आती है।
और धारा प्रवाह में जो विरोध या बाधा होती है उसी को अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? धारा प्रवाह का विरोध जो है ये प्रतिरोध कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पदार्थ का गुण है, ये ध्यान रखना है। ये ज्यामिति पर निर्भर करता है, यानी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई, त्रिज्या वगैरह इन पर निर्भर करेगा। दूसरा, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि क्या चीज़ है, ये भी डिपेंड करता है कि सोने का तार है, चांदी का तार है, तांबे का तार है। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोधकता अलग अलग होगी, इस कारण प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तीसरा, ये तापमान, दाब, इन भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। ये हो गए प्रतिरोध की बातें। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिरोध समझ में आया होगा। प्रतिरोध के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, इसका मात्रक क्या है, ओम या फिर वोल्ट अपॉन एम्पियर इसका मात्रक है। सीधा सीधा ओम का नियम ध्यान रखो, V बराबर IR, और R पूछ ले तो V अपॉन में I। इसके बाद देखो प्रतिरोध समझ गए तो अपन बात करते हैं चालकत्व क्या होता है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो चालकत्व को G से दर्शाते हैं, और G बराबर 1 अपॉन R, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकत्व लिखते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या बताया था, ओम बताया था, ओम। ओके, तो अब तुमको पूछ ले भैया चालकत्व का मात्रक बताओ, किसका, चालकत्व का। तो ओम इनवर्स, देखो मैं तुमको एक चीज़ क्लियर कर दूं पहले, जानता हूँ तुम्हारी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जैसे 1/मीटर लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर मीटर को ऊपर लिखा जाए, इसको इस बटे के ऊपर लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर की घात -1। किसी भी बटे की संख्या को ऊपर लिखा जाता है तो इस तरह से घात -1 चढ़ जाती है। ओके, तो अब ध्यान रखना, ये आप समझ गए अगर मीटर वाली बात, तो अब इसको समझना। ये क्या है, ओम, किसका मात्रक है, ये इस ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। तो पूछे चालकत्व का मात्रक क्या होगा, तो 1/ओम। अब 1/ओम तो बोल नहीं सकते, तो इस ओम को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1, यानी कि इसकी घात हो जाएगी -1, तो इसको बोलेंगे ओम इनवर्स। तो ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक। आपको पूछ ले, सॉरी प्रतिरोध का नहीं, चालकत्व का मात्रक। आपको पूछ ले चालकत्व का मात्रक क्या होता है, तो ओम इनवर्स। ओके, यानी ओम का उल्टा। अभी मैं बोल रहा हूँ चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो इसको और सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, ओम, इसको उल्टा लिखो, MHO, महो। तो ये भी अच्छी बात है, राज की बात है, महो इंपॉर्टेंट। हाँ, पूछे तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है, आपको ओम इनवर्स नहीं मिला ऑप्शन में, तो महो लिखा होगा, वो भी इसका मात्रक माना जाएगा। ओके, तो चालकत्व का मात्रक महो बोल दो, चाहे ओम इनवर्स बोल दो, चाहे इसका एक और मात्रक होता है साइमन, ये भी चालकत्व का मात्रक होता है, साइमन। ओके, तो चालकत्व के मात्रक आपको ध्यान रखने, ओम इनवर्स या महो बोल दो या साइमन बोल दो, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये ध्यान रखना, चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा होता है। अब एक और बात करना चाहता हूँ मैं, जो प्रतिरोध होता है R, ये इसकी प्रतिरोध जो होता है R, ये लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और R बराबर ρl अपॉन A, ये प्रतिरोध का सूत्र दिया जाता है। ओके, इस सूत्र के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करा था, लेकिन अभी इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा, नहीं मैं इस फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा डिटेल से जा रहा है कि कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा, छोड़ दो अभी। हाँ जी, अब देखते हैं अपन अगला नेक्स्ट, प्रतिरोध का संयोजन, यानी कि प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो प्रतिरोध का संयोजन समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, समझना। प्रतिरोध है ना, अब प्रतिरोध को दर्शाते किससे, ये कोई तार है, इसके बीच में प्रतिरोध है, तो इसको इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये प्रतिरोध को दर्शाने का तरीका है। प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं, और चित्र में जो परिपथ होता है उसमें इस तरीके से दर्शाते हैं। तो अब देखना, आपको धारा की दिशा दी गई, मान लो I धारा जा रही है इधर, ओके, दिशा दे दी धारा की। तो अगर आपको धारा की दिशा दे दी, इसका मतलब आपको बता दिया कि धारा इधर से इधर बह रही है। और आपको मैंने धारा की दिशा चैप्टर के शुरू में समझाया था कि धारा जो होती है, ये धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। जैसे मैं मान लो यहाँ पर बिंदु A मान लो, यहाँ पर बिंदु B मान लो, और जैसा चित्र आपको नजर आ रहा है सेम चित्र है, तो आप समझ जाओगे A से B की ओर धारा जा रही है, A से B की ओर धारा जा रही है। इसका मतलब धारा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, तो इसका मतलब A वाला जो सिरा है ये उच्च विभव पर रहा होगा, और B वाला जो सिरा है वो निम्न विभव पर रहा होगा। मान लिया A के सिरे पर विभव VA है और B सिरे पर विभव VB है, तो यहाँ पर जो विभव का खर्चा हुआ, प्रतिरोध के ऊपर क्या होता है, विभव खर्च होता है। तो प्रतिरोध पर विभव जो खर्चा हुआ उसको विभव पतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभव पतन। और पूछा जाए यहाँ पर कितना विभव खर्च हुआ, तो ज्यादा में से कम को घटा लो। तो यहाँ पर उच्च विभव कौन सा है, 1 का, निम्न विभव किसका, B का। तो यहाँ पर विभव पतन कितना हुआ, VA माइनस VB। आई बात समझ में।
तो यहाँ पर देखना ये विभव पतन या इसी को विभवांतर बोलेंगे जो इस आर प्रतिरोध आर के ऊपर खर्च हुआ। ये आपको ध्यान रखना है कि धारा जिधर बह रही है उस दिशा में विभव निरंतर रूप से घटता रहता है। तो इधर धारा इधर से इधर जा रही है धारा, तो इसका मतलब ये उच्च विभव पर रहा होगा, ये निम्न विभव पर रहा होगा। विभव के सापेक्ष आप नहीं समझ सकते तो एक और बात बताओ, जो फिसल पट्टी होती है ना, फिसल पट्टी, उस पर आप बचपन में फिसले होगे, तो फिसल पट्टी पर देखना आप नीचे से ऊपर जाते हो कि ऊपर से नीचे आते हो, जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आते हो, तो आप ऊपर यानी कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रहे हैं। उच्च जो ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ से कम ऊंचाई की तरफ आ रहे हैं, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ, वैसे ही धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आ रही है। अब विभव आंखों से दिखाई नहीं देने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन अपने को धारा की दिशा पता चल जाए तो अपन बता सकते हैं कि विभव किस दिशा में, विभव की दिशा क्या रहेगी, किधर ज़्यादा होगा किधर कम। जैसे मान लो यहाँ पर एक फिसल पट्टी है और ये बच्चा है, बच्चा नहीं है ये, मान लो ये बबलू है, ये बबलू इस फिसल पट्टी पर फिसल रहा है, आराम से धूम धड़ल्ले से फिसल रहा है। अगर ये बबलू फिसल रहा है, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, मैं बोल दूं कि बबलू ए से बी की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, ए से बी की ओर, तो आप स्वतः ही सोच लोगे कि ए सिरा जो होगा वो ज़्यादा ऊंचाई पर होगा और बी सिरा जो होगा वो कम ऊंचाई पर होगा। सोच पा रहे हैं अपन? तो जैसे आपको ये भौतिक रूप से ये समझ में आ रहा है, वैसे इस धारा वाले में भी समझना कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या होता है कि धारा जिधर बह रही है, अगर आपको दिशा बता दी तो इसका मतलब जैसे इधर बबलू के फिसलने की दिशा बता दी तो आपको पता चल गया ए और बी में से कौन सा सिरा ज़्यादा ऊंचा है। वैसे अगर धारा की दिशा पता चल गई तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर दो बिंदु दे रखे तो उसमें से कौन सा उच्च विभव पर है। तो यहाँ पर ए उच्च विभव पर है और बी जो है वो निम्न विभव पर है, इसीलिए मैंने ए में से बी घटाया और ए में से बी घटा जितना भी आया वोल्टेज, वो वोल्टेज यहाँ पर विभव पतन या विभव का खर्चा होगा किस पर, इस आर प्रतिरोध के ऊपर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं। प्रतिरोध का संयोजन देखो 3 तरीके से होता है, वैसे मेनली 2 तरीके से होता है, तीसरा इन दोनों का संयोजन है। प्रतिरोध का संयोजन एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। देखना कैसे होता है श्रेणी क्रम, ये मान लो एक प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2, ये तीसरा प्रतिरोध R3, इस तरह से प्रतिरोध R1, R2, R3, और इस प्रतिरोध को तार के जरिए जोड़ दिया और हमने इसको एक बैटरिया से जोड़ दिया। ये बैटरी V वोल्टेज की बैटरी है, इसका ये सिरा धनात्मक, ये ऋणात्मक। अब देखना, कभी भी ध्यान रखना, ये जो बड़ा डंडा है ये हमेशा धनात्मक सिरा नहीं बल्कि उच्च विभव वाला सिरा है, उच्च विभव वाला सिरा, और ये जो छोटा डंडा है वो निम्न विभव वाला सिरा। ये ध्यान रखना, विभव के केस में आप कंफ्यूज मत होना। इसको ये मैं कम से कम एक क्लास इसमें समझाने में लगाता हूँ कि इसको धनात्मक और ऋणात्मक क्यों बोला है, लेकिन यहाँ पर मैं समझा नहीं सकता क्योंकि वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता, अभी तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ सही से। हाँ, तो अब यहाँ से यहाँ आप बोल सकते हो कि धारा की दिशा क्या है, तो अपन बता सकते हैं धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, तो इस धनात्मक से ऐसे निकलेगी धारा, ऐसे आएगी, और मान लिया इससे आई धारा जा रही है ना। तो पूछा जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो समझना दोस्तों, मेरे शब्दों पर ही ध्यान देना। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें अलग अलग प्रतिरोध हो लेकिन हर प्रतिरोध से समान मान की धारा निकले, तो ऐसे प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। यानी श्रेणी क्रम में राज की बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर धारा समान होती है। क्या समान होती है? धारा समान होती है। सिंपल सी बात, कैसे समान होती है समझना। यहाँ से आई धारा निकली, इधर आई धारा गई, आई धारा गई, आई धारा। पूछा तो इस आर प्रतिरोध से कितनी धारा निकली, तो ये आई धारा ही तो आर प्रतिरोध से निकलेगी, R1 से। ये इधर जाएगी, R1 से R2 से निकलेगी, इधर गई, और ये R3 से निकली, और ये कि ये आई धारा वापस से इधर आ जाएगी इस सिरे तक। तो R1 से कितनी धारा गुजरेगी, तो आप बोलोगे R1 से तो भैया R1 से आई धारा गुजरी। R2 से कितनी गुजरेगी, आप बोलोगे इसमें से भी आई धारा गुजरी। और R3 है, तीसरा वाला R3 है, इस R3 से भी कितनी धारा गुजरेगी, तो आप बोलोगे इसके अंदर से भी भैया जी है आई धारा ही गुजरेगी। यानी 3 प्रतिरोध थे, R1, R2, R3, और तीनों में से ही समान मान की धारा गुजरी, धारा के मान में परिवर्तन नहीं हुआ। और जब धारा का मान समान हो तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ये हो गई किताबी बात। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी जुबान को समझना। धारा निकली, अगर धारा को भटकने के लिए रास्ता मिल गया तो वो समांतर क्रम संयोजन है, और अगर वो भटकी नहीं, सीधे रास्ते पर गई तो श्रेणी क्रम है। ध्यान रखना, सीधे रास्ते गई, नहीं भटकी, कौन? धारा, तो श्रेणी क्रम। और अगर धारा भटक गई तो समांतर क्रम। ओके, जैसे इसमें बात करूं तो आई धारा इधर से निकली, इधर भी आई धारा पहुंची, इसको बीच में कहीं पर भी भटकने का रास्ता नहीं मिला, तो बोल देंगे ये कौन सा क्रम संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। अब देखना, जो धारा होती है, इस धारा जब इस R1 प्रतिरोध से गुजरती है तो कुछ न कुछ जो होती है ये विभव का खर्चा करती है। जैसे मान लिया इस R1 पर इसने V1 खर्चा किया, इस R2 पर इसने V2 खर्चा किया, और इस R3 पर इसने V3 खर्चा किया। R3 है ना, V3 खर्चा किया।
तो आपको पूछा जाए कि कुल खर्चा कितना हुआ, तो आप बोलोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ये विभव का खर्चा हुआ। ये V1 V2 और V3 जो है, V1 V2 V3 जो है, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा, क्योंकि कुल वोल्टेज की बैटरी कितनी जोड़ी है? कुल तो हमने V वोल्टेज की बैटरी जोड़ी है, तो V1 खर्चा, V2 खर्चा, V3 खर्चा कुल मिलाकर किसके बराबर होगा? इस V वोल्टेज के बराबर। अब ये तीनों V वोल्टेज के बराबर है, और आपको ओम का नियम शुरू में समझा दिया था। क्या था ओम का नियम? V बराबर IR। ओम का नियम तो नींद में भी याद होना चाहिए। V बराबर क्या होता है? IR। अगर आप ओम का नियम लागू करो तो यहाँ पर देखना, V बराबर आप क्या लिख सकते हो? I, और R तो इस पूरे का क्या मान लेते हैं? तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। इस पूरे ही का तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया? R इक्विवेलेंट, R इक्वि लिख दिया। यहाँ पर अगर V1 की बात की जाए तो देखो ये V1, इसमें क्या लिखेंगे? I धारा जा रही है, यहाँ से R1 से प्रतिरोध से कितनी धारा जा रही है? I धारा जा रही है, और ये प्रतिरोध कितना है? R1। प्लस अगर V2 की बात की जाए तो यहाँ से R2 प्रतिरोध से कितनी धारा जा रही है? I धारा जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? I R2। और V3 से बात कर दे तो I R3, इस तरीके से। अब देखना यहाँ पर I R इक्विवेलेंट बराबर I इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, तो I कॉमन आ गया, तो क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये कोष्टक बंद हो गया, प्लस R3 कोष्टक बंद हो गया। I से ये I कट जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरह से जुड़े हो तो आगे से आगे चलता जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध याद करना है तो जितने आपको दिख रहे हैं उन सबको आपस में जोड़ दो, ये इसका तुल्य प्रतिरोध है। ओके, तो अब फिर से समझो श्रेणी क्रम संयोजन को। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन? जिसमें धारा का मान समान हो। क्या समान हो? धारा का, चल जा भाई, ये इतना क्यों करता है परेशान, पढ़ाएं कैसे? धारा का मान समान होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके का होता है। ओके, और बहुत सारे हो तो आगे से आगे जोड़ते जाओ। मान लो कि सारे प्रतिरोध जो R1 R2 R3 है उन सब का मान R हो। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि ये इस तरह का प्रतिरोध होता R, फिर आगे इस तरह का प्रतिरोध होता R, फिर आगे इस तरह का प्रतिरोध होता R, और सारे के सारे इधर बैटरी से जुड़े होते, तो भैया जी बोल दो इसके अंदर तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते? तो R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R करते तो कितना आ जाता? 3R। तो एक जैसे 3 प्रतिरोध थे तो 3R, और मान लो एक जैसे n प्रतिरोध हो, कितने? n प्रतिरोध हो, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो एक जैसे अगर n प्रतिरोध हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R इक्विवेलेंट बराबर NRE। ओके, n से गुणा कर लो। जैसे 3 प्रतिरोध एक जैसे थे तो 3R लिख दिया, अगर 5 प्रतिरोध एक जैसे होते तो 5R लिख देते, इस तरीके से। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है? धारा का मान समान होता है, तुल्य प्रतिरोध R1 R2 R3 होता है, और एक जैसे हो तो NR इसका तुल्य प्रतिरोध होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओम का नियम क्या है? फिर से एक बार, V बराबर IR। अभी मैंने क्या बोला? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होता है? बोला ना, धारा समान होती है, धारा का मान समान होता है। तो धारा क्या है श्रेणी क्रम संयोजन में? समान। तो V किसके समानुपाती होता है श्रेणी क्रम में? V जो होता है वो R के समानुपाती होता है। V R के समानुपाती होता है। ये तो सामान्य सी बात है जो साधारण नजरों से नजर आ रही है, लेकिन तुम अगर अपनी दिव्य दृष्टि से देखो तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वही अनुपात उन पर विभव पतन का होगा। क्या बोल रहा है ये? प्रतिरोधों का अनुपात विभव पतन का अनुपात होगा। जैसे प्रतिरोधों का अनुपात R1 अनुपात R2 अनुपात R3, यही किसका होगा? विभव पतन का अनुपात V1 अनुपात V2 अनुपात V3। ये चीज ट्रिक के जरिए अपन काम में लेते हैं। एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक के जरिए अपन बिना पेन चलाए सीधे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको। अब उसके लिए ये राज की बात है, लेकिन ये राज की बात समझाने में कम से कम एक क्लास प्लस कुछ क्वेश्चन चाहिए जिनके ऊपर प्रैक्टिस कराई जाए। और अभी ना तो अपन क्लास में हैं, ना ही मैं क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने बैठ गया तो बहुत देर हो जाएगी। अभी देखो, जहाँ पर भी इसकी झलक दिखानी होगी मैं एक झलक जरूर बताऊंगा। तुम ध्यान रखो, क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान, धारा का मान समान तो V समानुपाती R, यानी श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोधों का अनुपात विभव पतन का अनुपात होता है। ओके, ध्यान रखना, आगे काम आएगी ये राज की बात। और बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, जिनको समझ में थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा भारी लग रहा है, तो क्लास में इस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार आप पूछ लेते हो। अब यहाँ पूछ नहीं सकते,
रोको, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, वापस से देखो, आ जाएगा समझ में। ओके, अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है समझना दोस्तों। इसके लिए ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में क्या था कि धारा का मान समान था। यहाँ पर धारा का मान समान नहीं होता, यहाँ पर विभवांतर या विभव पतन का मान समान होगा। यहाँ पर विभव पतन या विभवांतर का मान समान होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सीधी सी बात, मैं किताबी परिभाषा नहीं बताता हूँ, सीधी मेरी वाली परिभाषा ध्यान रखना। जब धारा प्रवाह होता है तो परिपथ में धारा को भटकने के लिए रास्ता मिल जाए तो वो समांतर क्रम संयोजन होता है। क्या बोल दिया मैंने कि धारा को भटकने के लिए रास्ता मिल जाए। जब तक धारा को भटकने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो भटकेगी नहीं, और बिना भटके घर वापस आ जाए तो वो श्रेणी क्रम है, और जब धारा भटक जाए तो वो समांतर क्रम है। इसको मैं समझाता हूँ, देखना कैसे। ये मान लो एक प्रतिरोध है R1, ये R2 क्यों लिख दिया, ये एक प्रतिरोध है R1, इसी तरह से ये एक प्रतिरोध है R2 और ये एक प्रतिरोध है R3। ओके, ये ऐसे प्रतिरोध है और इनके साथ हमने बैटरी जोड़ रखी है। ये बैटरी, ये V वोल्टेज की बैटरी है, ये इसका उच्च सिरा, निम्न सिरा, ये धनात्मक सिरा, ऋणात्मक, V वोल्टेज की बैटरी। तो यहाँ से देखना I धारा निकलेगी। कौन सी धारा? I धारा। जब ये I धारा निकलेगी तो ये I धारा यहाँ पर जाएगी, तो इस बिंदु पर जाकर के धारा बट जाएगी। ओके, धारा बट जाएगी। धारा यहाँ पर गई तो बोलो धारा को भटकने का रास्ता मिला कि नहीं मिला। तो जब जब वो भटक जाएगी हम बोलेंगे कि जो प्रतिरोध है ये समांतर क्रम है। सीधी सी बात है, धारा को भटकने का रास्ता मिला तो समांतर क्रम, और वो धारा नहीं भटकी तो श्रेणी क्रम। ओके, तो देखना जैसे धारा भटक जाएगी हम बोलेंगे धारा जो है, इसमें जो धारा जा रही है मान लिया वो धारा I1 है, इसमें जो धारा जा रही है मान लिया वो I2 है, और इसमें जो धारा जा रही है मान लिया I3 है, और यहाँ पर तीनों धाराएं वापस इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पर पहुँचने वाली धारा वापस से I बन जाएगी। ओके, तो I धारा निकली इधर से और यहाँ पर गई, तीन हिस्सों में बढ़ गई, I1 I2 I3, और आगे जाकर के वापस I हो गई। पूछा जाए इस पर खर्चा कितना है, तो हम मान लेते हैं इस पर V1 खर्चा हुआ। ओके, इस पर कितना खर्चा हुआ, V2 खर्चा हुआ, और इस पर कितना खर्चा हुआ, विभव पतन कितना हुआ, इस पर V3 हुआ। ओके, अब देखना यहाँ पर अपने को पूछा जाए कि धारा जो है I, ये I धारा कितने हिस्सों में बटी, तो I1 I2 I3 तीन हिस्सों में बढ़ गई, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर अपने को कुल I धारा पूछी जाए तो यही तो होगी, ये I धारा इधर से चल के गई, इधर से चल गई, इधर तीन हिस्सों में बढ़ गई थी, तो तीन हिस्सों में बढ़ गई तो यही तो मिलकर के वापस I हो गई। तो कहने का मतलब I धारा को I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। याद करो ओम का नियम, V बराबर IR, कितनी बार बता दिया, V बराबर IR। तो यहाँ से अगर पूछा जाए I कितना होता है तो क्या बोलेंगे, V अपॉन में R। ओके, V अपॉन में R होता है। अब देखना यहाँ पर I का मान क्या है, V अपॉन में R, ये लिख दिया इस जगह पर, इसकी जगह लिख रहा है ना, V अपॉन में पूरे का प्रतिरोध मान लिया, तुल्य प्रतिरोध R EQ है। अब देखना I1, यानी कि यहाँ पर ये जो I1 धारा आ रही है इसको अपन क्या लिखेंगे इसके संदर्भ में, ये देखो I बराबर V अपॉन में R, तो यहाँ पर V1 अपॉन में R1 प्लस I2 के लिए क्या लिखेंगे, V2 अपॉन में R2 प्लस I3 के लिए क्या लिखेंगे, V3 अपॉन में R3। अब देखना राज की बात क्या थी कि समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है, समांतर क्रम संयोजन में विभव पतन समांतर शाखाओं पर विभव पतन समान होता है। यानी कि कहने का मतलब जो V1 होगा वो बराबर होगा V2 के, और यही बराबर होगा V3 के। V1 V2 V3 आपस में बराबर होंगे। अगर ये तीनों बराबर है तो ये अलग अलग क्यों लिखते हो भैया, कोई एक ही लिख दो ना, तो कौन सा लिखे, कोई सा भी लिख दो, तो सबको V1 लिख दो या सबको V2 लिख दो या सबको V3 लिख दो, और वही आपस में किसके बराबर है, वही V के बराबर है। क्यों, क्योंकि और कोई प्रतिरोध है ही नहीं। तो यहाँ पर V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर ही किसके होगा, V के। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, VR इक्वलेंट बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V, या R2 लिखा हुआ है, प्लस V अपॉन में R3। तो देखो V सब में कॉमन आ गया, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट बराबर ये V कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या R2 लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1 अपॉन R3। तो इस V से ही V कट गया, तो सूत्र क्या हो गया, 1 अपॉन R इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या हो रहा है, ये कौन सी लिपि चलने लग जाती है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो क्या सूत्र है, क्या ध्यान में रखना है आपको कि तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में कितना होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये होता है। अब देखना, ये तो मैंने सिद्ध करके दिखाया, डायरेक्ट देखो। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन जिसमें विभव पतन
या बोल दो विभवांतर समान हो, तो यहाँ पर विभव पता नहीं विभवांतर समान होता है। दूसरी बात, यहाँ पर धारा भटक जाती है। धारा क्या होती है? भटक जाती है। पहचान कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, पहचान का एक ही तरीका है। धारा को देख लो, अगर धारा भटक गई, भटक जाती है। कौन? धारा या आई भटक जाती है, ये ध्यान में रखना। तीसरी बात, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितनी बार आते जाओ उतनी बार जोड़ दो। तो इस तरह से समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। ये तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। अब देखना मेरे दोस्त, ये सूत्र लंबा बहुत है और अपने पास इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आए। तो मान लिया तुमको 2 ही दे दिए, इस तरह का क्वेश्चन आया जिसमें इस तरह से था 2 ही प्रतिरोध, सॉरी यार श्रेणी क्रम का क्यों बना रहा हूँ मैं, इस तरह का क्वेश्चन आया, एक और ये दूसरा प्रतिरोध, ये R1 प्रतिरोध और ये R2 प्रतिरोध, ऐसे 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए थे। तो अब 2 प्रतिरोध के लिए तुम ऐसा लिखोगे क्या? तो 2 प्रतिरोध के लिए इसको कैसे लिखोगे? 2 प्रतिरोध के लिए इसको लिखोगे 1/R EQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरीके से लिखोगे 2 प्रतिरोध के लिए। अब देखना इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 1/R EQ बराबर 1/R1, R1 R2 का लसल ले लो तो R1 R2 हो जाएगा। R1 R2 में भाग दोगे R1 का तो R1 कट जाएगा, ये बचेगा R2 प्लस R1। ये इस तरह का सोल्व होगा, इसको सोल्व करोगे तो, और इसको पलट करके सीधा करोगे तो R EQ बराबर बन जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, समझना इसको। 1/R1 1/R2, तो इसका लसल ले लिया तो लसल R1 R2 आ गया। इस R1 R2 में क्यों काम नहीं कर रहा है? R1 R2 में यहाँ पर R1 का भाग देंगे तो R1 से R1 कट गया, क्या बचा? R2, तो ये रहा R2। इस R1 R2 में R2 का भाग देंगे तो क्या कट जाएगा? R2, क्या बचा? R1, तो ये रहा R1। अब इस पूरे को पलट देंगे तो या इसके बटन में एक तो आ गया नीचे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये वाला हिस्सा कहाँ चला गया? ऊपर, और ये वाला हिस्सा कहाँ गया? नीचे। कहने का मतलब मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ शॉर्ट में कि अगर तुम्हारे पास 2 ही प्रतिरोध, जैसे मान लो 2 ही प्रतिरोध हो, एक हो R1 और दूसरा हो R2, और ये समांतर क्रम संयोजन में हो, तो इनका तुल्य प्रतिरोध तुम कैसे याद रखोगे? लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, R1 R2 का गुणा बटे R1 R2 का जोड़, ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे? तुम्हारे पास 2 श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में 2 संयोजन, 2 प्रतिरोध आ गए, तो तुम क्या करोगे? दोनों प्रतिरोध को गुणा कर लो, दोनों को जोड़ लो और गुणे में जोड़ वाले का भाग दे दो, तुम्हारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा शॉर्ट में। तो इसको एज ए ट्रिक अपन यूज करेंगे आगे, बहुत मजा आने वाला है इसको यूज करने के बाद। ओके, ये बात। अब आगे देखना, मान लो, मानने में क्या जाता है, तुम्हारे पास सारे प्रतिरोध जो थे इस तरह से जुड़े हुए, ये R, दूसरा वाला भी R, तीसरा वाला भी R, इस तरह के, तो सारे प्रतिरोध समान होते हैं। तो जब श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध समान थे, उस टाइम पे तुम्हारा तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर NR लिखा था। और अगर समांतर क्रम की बात की जाए और इसमें सारे प्रतिरोध समान हो तो इसको R/N लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? R/N। और ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्लास होती तो इसको पूरा डेराइव करके, उसको व्युत्पन्न करके पूरा समझा था, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं समझा सकता, मेरी मजबूरी है। तुम याद रख लो, जैसे श्रेणी क्रम में मैंने NR समझाया था, वैसे समांतर क्रम में R/N निकल के आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पटवारी का जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तुमको लग रहा है मैं सारी चीज़ें ऐसी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर पटवारी के सिलेबस में भी ऐसा कुछ बताने रखा क्वेश्चन आ गया। कैसा क्वेश्चन था? अगर आपने किसी ने पेपर देखा हो तो आपको पता होगा, एक तार दे रखा था और एक तार को n समान भागों में काट दिया जाए और उन n भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, जिसका आंसर था R/N², आंसर देना था उसका। तो वो यहीं से तो सोल्व हो रहा था, तुल्य प्रतिरोध R/N, ऐसे तो निकलेगा ना। तो ये सारा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो तुमको क्या याद रखना है? अगर श्रेणी क्रम दिया है तो और सारे प्रतिरोध समान है तो NR बताना है, और अगर समांतर क्रम दिया है, सारे प्रतिरोध समान है, तो ये कितना बताना है? R/N, इस तरीके का बताना है। श्रेणी क्रम में NR, समांतर क्रम में R/N। ओके, अब देखना, मैंने अभी क्या बोला, समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभव पतन या विभवांतर समान होता है, यानी कि V समान होता है। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। और यहाँ पर क्या समान है? V समान है, या ये बोल सकते हैं V नियत है। अगर ये राशि नियत है तो I किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सिंपल लग रही है बात, लेकिन ये एक राज की बात है। यहाँ से अपन ट्रिकी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, किसका? प्रतिरोधों का, वो धारा के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। या बोल सकते हैं धारा का जो अनुपात होता है I1 अनुपात I2 अनुपात I3, वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। ये पेन की खराबी है, मैं अनुपात ही लिख रहा हूँ, पता नहीं डंडे डंडे क्यों आ रहे इसमें। हाँ, आगे देखना, ये थी यहाँ तक की बात। उम्मीद करता हूँ थोड़ी भारी लग रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी। फिर से प्रयास करते हैं एक बार। श्रेणी क्रम R1 R2 R3 जोड़ दो,
आंसर आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध का। समांतर क्रम 1/R1 1/R2 1/R3 जोड़ोगे तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जिसको पलटोगे तो तुम्हारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। समांतर क्रम में दो ही दे रखे हैं, R1 और R2 दे रखा है, तो दोनों को गुणा करो और दोनों को जोड़ो और गुणा में जोड़ का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। श्रेणी क्रम में n समान प्रतिरोध हो तुल्य प्रतिरोध NR होता है। समांतर क्रम में n समान प्रतिरोध हो तुल्य प्रतिरोध R/N होता है। ओके, ये साथ के साथ अगर नोट्स बना रहे होते तुम देखते जाते हो, तुमको समझ में आता जाता है। ओके, इसके बाद बताया कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इस वजह से जो तुल्य प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वही विभवांतर का अनुपात होता है या विभवपतन का अनुपात होता है। लेकिन समांतर क्रम के अंदर क्या होता है कि विभवांतर समान होता है या बोल सकते हैं विभवपतन समान होता है। इस वजह से जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो धारा के व्युत्क्रम या उल्टे अनुपात में होता है। ओके, आगे देखते हैं तीसरा कॉम्बिनेशन, ये समांतर क्रम संयोजन के बाद अगला देखते हैं मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन क्या होता है कि जिसमें श्रेणी क्रम भी हो और समांतर क्रम भी हो। जैसे मान लो इस तरह का परिपथ है, यह R1 प्रतिरोध है और यहाँ पर ये R2 प्रतिरोध है और इस तरह से ये R3 प्रतिरोध है और ये दोनों जुड़ गए और इस तरह से बैटरी जोड़ रखी है। तो ये जो परिपथ है, यहाँ पर इस परिपथ में V वोल्टेज की बैटरी जोड़ रखी है और ये परिपथ का ये संयोजन कैसा कहलाएगा? मिश्रित संयोजन। तो यहाँ से I धारा निकली, मान लो I धारा निकली, तो यहाँ पर खर्चा कितना होगा? V1 वोल्टेज का खर्चा होगा। यहाँ पर मान लिया V2 और यहाँ पर भी कितना होगा? V2 ही होगा या V3 बोल दो, जो V2 के बराबर होगा। इधर धारा गई तो ये 2 हिस्सों में बढ़ गई, मान लिया ये I1 और ये हो गई I2। तो पूछा जाए कि यहाँ पर V1 जो है ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर धारा कितनी है? R1 के बराबर होगा। पूछा जाए V2 किसके बराबर होगा? तो क्या बोलेंगे? I1 R2 के बराबर होगा। देखो धारा कितनी जा रही है? I1, प्रतिरोध कितना है? R2। यहाँ पर पूछा जाए V3 किसके बराबर होगा? ये I2 R3 के बराबर होगा। और देखना ये दोनों मान तुमको समान ही मिलेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो होगा ये अगर प्रतिरोध कम ज़्यादा है तो धारा उसी अनुपात में बटेगी। तुमको पता है ना, जो यहाँ पर ये वाला संयोजन समांतर क्रम संयोजन है और इसके साथ ये श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवपतन समान होता है और प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो धारा की व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ता है। तो कुल मिला के ये विभवपतन तुमको समान ही मिलेगा। ओके, मिश्रित संयोजन में कोई दम वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि दोनों संयोजन एक साथ आ जाए तो उसको मिश्रित संयोजन बोल देते हैं। और ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी अपने को मजा आएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर। अगर तुम क्वेश्चन सोल्व करना सीख गए तो मजा आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है? इस नेटवर्क में बिंदु A और बिंदु B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, जिसमें अभी सूत्र बता रहा था ना, R1/R1 1/R2। अब करके बताओ, ये सूत्र से सोल्व करके बताओ। मोबाइल को साइड में रख दो, पॉज कर दो वीडियो, और जो दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोटबुक में सोल्व करके बताओ कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखा, ऐसा क्वेश्चन जब आपकी आंखों के सामने आता है, आप वीडियो को बिना इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे, लेकिन क्वेश्चन आते हैं आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लगता है। हकीकत में क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इतना ईजी कि इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं, आंखों से ही निपटा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन उसके लिए कि भाई स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने अभी वीडियो में बातें बताई श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन की, अगर आपके सारी की सारी बातें दिमाग में है तो आपका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखना मैं इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना सिखा रहा हूँ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे याद रखना, एग्जाम में अगर आता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखना, आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कॉम्बिनेशन कौन सा है, श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? अपनी नज़रों को दिव्य दृष्टि बनाओ और ध्यान से देखो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तुमको देखना है धारा आ रही है, ये आ रही है इधर I धारा, और ये आ रही निकल रही है इधर से I धारा, इधर से जा रही है। धारा आई, धारा गई, A पर धारा ने प्रवेश किया, B पर धारा निकल गई। अब देखना क्या वो भटकी या नहीं भटकी। अगर वो भटक गई तो समांतर क्रम संयोजन, और अगर वो नहीं भटकी तो श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो यहाँ पर ये भटक गई, इसका मतलब ये सारा श्रेणी क्रम है, सॉरी समांतर क्रम है। अब ये समांतर क्रम है, लेकिन यहाँ पर देखो एक हिस्सा धारा का इधर भी तो जाएगा, इधर में तीर बनाया लाल कलर से, तो इधर गई। इस 3 ओम प्रतिरोध से जितनी धारा निकलेगी, अगले वाले 3 ओम प्रतिरोध से भी तो उतनी धारा निकलेगी। कहने का मतलब ये दोनों आपस में किसमें है? श्रेणी क्रम संयोजन में। ये दोनों आपस में किसमें है? श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम दिख रहा है, 3 और 3 श्रेणी क्रम में। तो 3 और 3 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या था? R1 + R2 था। तो इन दोनों को जोड़ लो, तो 3 और 3 जुड़ के कितना हो गया? 6 ओम। अरे यार तू चल जा, मेरे को मत परेशान कर। 6 ओम मैं लिख क्या रहा हूँ, यहाँ क्या रहा है? 6 ओम प्रतिरोध है, दोनों जुड़ के कितने हो गए? 6 ओम प्रतिरोध। तो अब इसको अपन कैसे देखेंगे? दुनिया इसको 3 ओम + 3 ओम देख रही है, तुम इसको 3 ओम मत समझो ना, तुम इसको 6 ओम समझो। तो एक्चुअल में यहाँ पर 6 ओम है। अगर तुम देखो ये पूरा ही 6 ओम है, तो इस 6 ओम के साथ ये वाला 6 ओम किसमें है? समांतर क्रम संयोजन में। और तुमको समांतर क्रम का सूत्र बता रखा है, समांतर क्रम में क्या होता है? R/N। अब देखो R प्रतिरोध कितना है? 6 ओम, तो ये रहा 6
बटा हुआ n, संख्या कितनी है, एक तो ये संख्या कितनी होगी 2, तो 6 बटा हुआ 2, ये कितना हो गया 3 ओम। तो अब ये पूरा का पूरा कितना हो गया 3 ओम। देखना थोड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा सा एक बार और प्रयास करना। ये 3 और 3 किसमें है, श्रेणी क्रम में, तो जुड़ के कितना हो गया 6। तो अब इस परिपथ को तुम ऐसे समझो कि इधर दे रखा है 6 ओम और इसके साथ ही ये कितना है 6 ओम। ओके, और आगे का वापस से जाकर के यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाला 3 ओम जो है ना ये यहाँ पर है, और फिर आगे की सारी रामायण है। अब देखना 6 और 6 किसमें है, समांतर में, यानी कि ये वाला 6 और ये वाला 6 दिख रहा है समांतर में। और समांतर में क्या बताया, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर 6 R बटा हुआ N, और यहाँ पर R का मान कितना है 6 और बटा हुआ इन प्रतिरोधों की संख्या, तो संख्या कितनी है 2, तो 6 बटा 2 कितना हो जाएगा 3। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध समांतर में कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। कहने का मतलब ऐसे 3 ओम, तो ये सारा मिल मिला करके कितना हो जाएगा, ये सारा मिल मिला करके 3 ओम हो जाएगा। ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 3 कितना मिल करके हो जाएगा 6। इस 6 के साथ ये वाला 6 समांतर क्रम में, तो 6 और 6 समांतर में कितना हो जाएगा वापस से 3। इस 3 के साथ ये वाला 3 जो है ये श्रेणी क्रम में, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और इस 6 के साथ ये वाला 6 किसमें है, समांतर में, जो मिलकर कितना हो जाएगा 3। उस 3 के साथ ये वाला 3 किसमें आएगा, श्रेणी क्रम में, जो मिलकर कितना हो जाएगा 6, और उस 6 के साथ ये वाला 3 किसमें आएगा, समांतर में। तो अब लास्ट में जाकर चित्र बनेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर तो आएगा 6 ओम और यहाँ पर आएगा 3 ओम। तो 6 और 3 इस तरह से जुड़ रहे हैं, तो 6 और 3 जुड़ने के कारण ये किसमें हो गया, समांतर में। और तुमको बता दिया यहाँ पर दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R1 R2 बटा हुआ R1 प्लस R2। तो देखो R1 R2 यानी कि 6 × 3 बटा हुआ R1 प्लस R2 यानी 6 + 3 यानी कि 9, तो 6 × 18 बटा हुआ 9, ये 18 लिखा हुआ है, 18 बटा 9 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 2 ओम निकल के आएगा, 2 ओम। ओके, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम निकल के आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हालांकि मैं बिना पेन चलाए भी इसका आंसर दे सकता था, तुम्हारे को समझाने के लिए इतने पेन चलाने पड़े। एक बार फिर समझना, मेरे को पता है तुमको बहुत भारी लगा है क्वेश्चन, ऐसे नज़र डालनी, नज़रों से क्वेश्चन करना। देखो 3 और 3 श्रेणी में जुड़ के कितना हो गया 6, वो 6 इस 6 के साथ समांतर में जुड़ के कितना हो गया 6 बटा 2 यानी कि 3। वो जो 3 निकल के आएगा वो 3 इस 3 के साथ श्रेणी में आएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा 6। वो जो 6 निकल के आएगा उस 6 के साथ समांतर में कितना हो जाएगा 3। ये जो 3 निकल गया है 3 के साथ किसमें, समांतर श्रेणी में, तो कितना हो गया 6। ये जो 6 निकल गया है इसके साथ किसमें आ गया, ये समांतर में, कितना हो गया 3। ये 3 इसके साथ किसमें आ गया, श्रेणी में, तो ये हो गया 6। और ये 6 इसके साथ किसमें आ गया, ये समांतर में हो गया। तो इसको 6 × 3 बटा 6 + 3 से सोल्व किया, तो 18 बटा 9 यानी कि 2 ओम। तो ए और बी के मध्य RAB तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम होगा। इजी क्वेश्चन था, इतना भारी क्वेश्चन नहीं था। बिना पेन चलाए भी ऐसे क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, दिए गए संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव पतन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव पतन ज्ञात करना है। तो देखो जैसे ये रहा, मान लिया इस पर विभव पतन V1 है, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये विभव पतन मान लिया इस पर V2 है और इस पर विभव पतन मान लिया V3 है। तो अपने को 80 वोल्ट दे रखे हैं, ये 80 वोल्टेज दे रखा है, अपने को विभव पतन ज्ञात करना है। इस पर कितना खर्चा हुआ, इस पर कितना खर्चा हुआ, इस पर कितना खर्चा हुआ, तीनों पर। तो देखना, मान लिया इधर से I धारा आ रही है, कितनी धारा आ रही है I धारा, और वही I धारा इधर से जाएगी, वही I धारा इधर से जाएगी, वही I धारा इधर से जाएगी, वही इधर से जाएगी, वही इधर आ जाएगी वापस। अब देखना, अगर अपने को I धारा पता चल जाए तो अपन ओम का नियम लगा करके V1 वगैरह निकाल देंगे, लेकिन अपने को तो पता ही नहीं चल रहा। तो वही दिव्य दृष्टि से देखो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना है, ये निकालना आना चाहिए सबसे पहले। तो आप देख रहे हो कि धारा भटकी कि नहीं भटकी, नहीं भटकी। अगर वो नहीं भटकी, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम संयोजन है, और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R1 + R2 + R3, इन तीनों को जोड़ दो, यानी 5 + 3 + 2, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर कितना आ गया 10 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। आगे देखना, अपने को धारा निकालनी है I, तो ओम का नियम क्या था, पहले ओम का नियम याद कर लेते हैं। ओम का नियम क्या था, ओम का नियम था V = IR, और यहाँ से अपने को क्या निकालना है I, तो ये क्या हो जाएगा V/R। I निकालना है तो V कितना है, V 80 वोल्टेज दे रखा है, ये रहा 80 वोल्टेज बटा हुआ R कितना है, R अपना निकाला 10 ओम, तो ये हो गया 10। तो यहाँ पर कितना आ गया, धारा का मान 8 एम्पियर। तो एक्चुअल में जो धारा जा रही है कितने में एम्पियर है, ये 8 एम्पियर धारा जा रही है। यहाँ से भी 8 निकल रही है, यहाँ से भी 8, और दूसरे से भी 8 ही निकल रही है। अब देखना, अब धारा निकाल लिए तो इस V1 का मान निकालो, V = IR होता है, और यहाँ पर V1 निकाला जाए तो IR1 हो जाएगा। तो V1 निकालो, V1 = I कितनी है 8 एम्पियर धारा इंटू R1 कितना है 5 ओम है। इसी तरह से आपको बोला जाए V2 निकालो, तो V2 = I कितना है,
V2 यहाँ पर निकाल भी देते हैं, 8 इंटू 5, 8 पंजे 40। ओके, 40 वोल्ट खर्चा हो रहा है V1 पर। आगे बोला जाए कि V2 कितना है, तो आप बोलोगे I यानी कि 8 एम्पियर धारा इंटू R2 कितना है 3, तो 8 या 24 वोल्टेज है, 24 वोल्टेज। इसी तरह से आपको बोला जाए V3 निकालो, तो V3 कैसे निकालेंगे, I यानी कि 8 एम्पियर इंटू R कितना है 2, तो 8 इंटू 2 16 वोल्टेज। ओके, 16 वोल्ट। अब देखना यहाँ पर अपन देखें तो V1 पर खर्चा कितना हुआ, यहाँ पर 40 वोल्ट का खर्चा हुआ, आजा हाँ, यहाँ पर V1 का खर्चा कितना हुआ 40 वोल्ट हुआ। V2 पर खर्चा कितना हुआ 8 या 24, ये 24 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट हुआ। और यहाँ पर खर्चा कितना हुआ 16 वोल्ट हुआ। तो आप जोड़ना जरा, 40 को जोड़ना, 40, अरे भाई चल जाना, 40 प्लस 24 और प्लस ये वाला कितना था 16, 40 24 16 को जोड़ना कितना आता है, क्या निकल के 80 आ रहा है, क्या 80 आ रहा है ना, 80। तो ये 80 टोटल कितना है 80, तो वो 80 इधर बटेगा। समझ में आ रही बात, जो अपनी बैटरी लगी होती है उसका टोटल वोल्टेज होता है वही प्रतिरोध पर बढ़ता है। कहने का मतलब 80 में से 40 वोल्ट 5 ओम पर खर्चा होगा, उसमें से 24 वोल्ट जो होगा वो 3 ओम पर खर्चा होगा, 24 27 क्यों आ रहा है ये, और उसमें से जो है ये 16 वोल्ट जो होगा ये 2 ओम पर खर्चा होगा। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, समझना, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध था उस पर 40 वोल्ट का खर्चा हुआ, और सबसे कम प्रतिरोध था उस पर 16 वोल्ट का खर्चा हुआ। मतलब प्रतिरोध जितना ज़्यादा होता है उस पर इतना ही ज़्यादा वोल्टेज खर्च होता है, और प्रतिरोध जितना कम होता है उस पर उतना ही कम वोल्टेज खर्च होता है। इसीलिए अपन पहले जो बल्ब यूज़ करते थे वो बल्ब जैसे पीले कलर के चमकीले बल्ब आते थे ना, बोलते थे इस पर खर्चा ज़्यादा आता है, क्यों, क्योंकि उनका प्रतिरोध ज़्यादा होता था। और आजकल जो बल्ब काम में ले रहे हैं वो जैसे अपने सफ़ेद वाले बल्ब आ रहे हैं, LED बल्ब वगैरह, तो इन पर क्या होता है, इनका प्रतिरोध कम होता है, तो इन पर वोल्टेज खर्चा कम होता है, तो कम वोल्टेज बनता है ना, आ रहे समझ में, यूनिट कम बनते हैं। तो ये इसका मेन रीज़न होता है जिसको मैंने क्वेश्चन में समझाने का प्रयास किए। तो यहाँ पे कुछ तकनीकी समस्याएं हैं कि मैं लिख कुछ और रहा हूँ, आ कुछ और रहा है, दूसरा मैं लिख रहा हूँ उसके कुछ देर बाद अक्सर आ रहे हैं, तो मेरे को समझाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने इन सब का खर्चा निकाल के आपको समझा दिया था। आगे और बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, दिए गए संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा विभव पतन का मान ज्ञात करें। देखो मिश्रित संयोजन से एक क्वेश्चन उठाया मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हर परिपथ से कितनी धारा निकल रही है, यानी इधर से कितनी धारा आ रही है, इधर कितनी धारा आ रही है, इधर कितनी धारा आ रही है, ये सारी धारा निकालो। दूसरा, यहाँ पर कितना खर्चा हुआ वोल्टेज का, यहाँ पर कितना खर्चा हुआ, यहाँ पर कितना खर्चा हुआ, ये निकालना है। सिंपल सी बात है भैया, मानना कि यहाँ पर I धारा आ रही है और यहाँ पर मान लो बढ़ गई, तो ये I1 इधर आ गई और ये I2 इधर आ गई और ये आ गया। इधर मान लो V1 वोल्टेज का खर्चा हुआ, इधर V2 खर्चा हुआ, तो इधर भी V2 ही होगा क्योंकि समांतर क्रम में विभव पतन समान होता है, तो ये भी मान लो V2 ही होगा। अब देखना, यहाँ पर प्रवाहित धारा निकालनी है तो पहले तुमको तुल्य प्रतिरोध निकालना आना चाहिए। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, दिव्य दृष्टि से देखो, 1 सेकंड में आंसर। तुल्य प्रतिरोध में अब कभी नहीं अटकना। देखो यहाँ पर आई, कहीं पर भटकी क्या, नहीं भटकी तो चलते जाओ। यहाँ पर जब पहुंचेगी धारा तो इस जगह पर ये भटक गई, भटकी, जहाँ भटकी वहीं पर बोल देंगे समांतर क्रम। तो 3 ओम और 6 ओम आपस में समांतर क्रम में, अगर ये दोनों समांतर क्रम में, तो समझना दोस्तों, समांतर क्रम का सूत्र क्या बताया था मैंने, R इक्वलेंट बराबर R1 R2 बटा हुआ R1 प्लस R2, यही सूत्र बताया था। अब देखो 3 और 6, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 बटा हुआ 3 प्लस 6। तो देखो 3 इंटू 6 कितना होता है, 6 या 18, और 3 प्लस 6 कितना होता है 9, यानी कि 2 ओम निकल के आ जाएगा। तो इस पूरा एक का प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम। ये तो हो गया 2 ओम। अरे 2 ओम है भाई, तू क्यों हर कुछ बन रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, तू क्या आ रहा है, 2 ओम प्रतिरोध है ये। ओके, ये 2 ओम प्रतिरोध है। ये 2 ओम प्रतिरोध इस 4 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 4 + 2 यानी कि 6 ओम आ गया। कितना आ गया, 6 ओम। अब ये 6 ओम प्रतिरोध आपको नजर आ रहा है, तो आपके पास तुल्य प्रतिरोध है। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। यहाँ पर I निकालना चाहो तो V अपॉन में R आ जाएगा, और यहाँ पर देखो V कितना है, 36 वोल्ट दिया है आपको, और यहाँ पर R कितना है जो अभी निकाला था, 6 ओम हो गया, तो 36/6 यानी कि 6 एम्पियर। तो धारा कितनी जा रही है, I धारा जा रही है ना, इस I धारा का मान कितना है, 6 एम्पियर है। ओके, 6 एम्पियर है। अब देखना दोस्तों, 6 एम्पियर धारा जा रही है, याद रख लोगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 6 एम्पियर मैंने अभी निकाल के दिखा दिया, तो 6 एम्पियर धारा इधर से जा रही है, इधर भी कितनी आएगी, 6 एम्पियर धारा। अरे 0 क्यों बन रहा है यार, 6 एम्पियर धारा आ रही है। अब 6 एम्पियर धारा आ रही है, इसमें से कुछ धारा इधर जा रही है, कुछ धारा इधर जा रही है। अब अपने को क्या पूछा है कि यहाँ पर मान लो I1 धारा जा रही है या I2 धारा जा रही है। आप तो ये बता दो कि यहाँ पर I1 का मान कितना है, I2 का मान कितना है। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, क्लास होती है तो दोनों तरीके बताता, अभी इजी वाला तरीका आपको समझा रहा हूँ। ये धारा निकालने से पहले ये देखो कि क्या पूछा है, विभव पतन यानी खर्चा कितना हो रहा है। मान लिया यहाँ पर V1 वोल्टेज खर्च हो रहा है, तो ये V1 निकाल लो पहले।
तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा, और V1 बराबर I कितनी धारा जा रही है 6 एम्पियर इंटू R1 कितना है 4 ओम, तो 4 ओम, तो कितना हो जाए 6 चौक 24 वोल्ट का खर्चा हो रहा है। यहाँ पर कितना खर्चा हो गया, V1 कितना है 24 वोल्ट। अभी देखना, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था टोटल जो खर्च वोल्टेज होती है बैटरी की वही तो इधर उधर बढ़ रही है। तो 36 तो अपने पास टोटल था, 36 कितना था बैटरी के पास टोटल था, उस 36 में से इधर कितना खर्च हो गया 24, तो जो बच रहा है वही तो इधर खर्च हो रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ का जो विभव निकालना है ये विभव अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। किस में से 36 में से 36 माइनस 24 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 36 में से 24 गया तो 12 आ जाएगा। चल जा भाई, 36 में से 24 गया तो 12 आ जाएगा। तो ये 12 वोल्टेज जो है ना, इसके ऊपर कितना है 12 वोल्टेज का खर्चा है, और इस पर भी कितना है 12 वोल्टेज, क्योंकि समांतर क्रम में समान होता है। तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पर V2 जो है ये V2 कितना है 12 वोल्ट का खर्चा। और आप किसी से भी निकालो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। तो अपन जैसे इससे निकालते हैं ऊपर वाले से, तो V बराबर IR या V2 बराबर IR2 ऐसे निकाल लो। तो यहाँ पर V2 कितना दिया था अपने को, V2 कितना निकाला अपनों ने 12 निकाला, बराबर I कितनी धारा है ये अपने को निकालनी है I1, ये धारा निकालनी है ना I1 इंटू R2 कितना है 3 ओम। तो I1 कितनी निकल के आ जाएगी 12/3 यानी कि हाँ 4 एम्पियर। कितनी हो गई ये, हाँ 12/6 4 एम्पियर हो गई। ओके, तो ये 4 एम्पियर धारा, ओके 4 एम्पियर धारा इसमें आ रही है। किस में, ये I1 धारा कितनी है 4 एम्पियर। तो अगर ये 4 एम्पियर है तो ये कितनी रही होगी, तो जाहिर सी बात है ये 2 एम्पियर रही होगी। क्यों, क्योंकि ये टोटल कितनी है 6, टोटल धारा अपने पास 6 है, इसमें से 4 इधर आ रही है, तो इधर कितनी आ रही होगी, इधर 2 एम्पियर आ रही होगी। ये हो गया सबके ऊपर विभव पतन या खर्चा कितना क्या हो रहा है। हाँ, इसमें से जाने वाली धारा भी निकालनी थी, वो प्रवाहित धारा निकाल दी। कुल धारा कितनी थी 6 एम्पियर, इधर कितनी जा रही है, इधर जा रही है 4 एम्पियर, और इधर नीचे कितनी आ रही है 2 एम्पियर। सब कुछ निकल गया, विभव पतन भी पता चल गया। इधर 24 वोल्ट का खर्चा हो रहा है, इधर 12 वोल्टेज का खर्चा हो रहा है। और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, वो तो लल्लू क्वेश्चन थे। ये देखो, दिए गए परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 3 एम्पियर है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको बता नहीं रखा बैटरी कितने वोल्टेज है। देखो इधर कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। कहने का मतलब इसमें बता नहीं रखा है, सारी जानकारी अपने को खुद निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना अमीटर क्या होता है, ये परिपथ में धारा को मापता है। किसको मापता है, धारा को, यानी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। और वोल्ट मीटर विभव को मापता है कि विभव पतन कितना हो रहा है। तो यहाँ पर बोल दिया अमीटर के अंदर पाठ्यांक कितना रहा 3 एम्पियर, यानी यहाँ पर 3 एम्पियर धारा बह रही। कितना बोल दिया, 3 एम्पियर धारा बह रही है। तो ये 3 एम्पियर धारा बह रही है, समझ में आ गई बात। अब देखना, सिर्फ इतनी सी जानकारी को लेकर अपने को पहुंचना है कि यहाँ पर इसका पाठ्यांक कितना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वही होगा जो इसके ऊपर विभव पतन होगा। यानी मान लिया V1 इस पर खर्चा हो रहा है तो वही इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर कहाँ पर लगा हुआ है, इस 5 ओम प्रतिरोध के दोनों सिरों पर लगा हुआ है। ओके, अब देखना अपन क्या करते हैं, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 4 और 6 किस में है, श्रेणी क्रम में। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, ये रहा 10 ओम। अरे भाई तू क्यों परेशान करता है, ये रहा 10 ओम और ये रहा 20 ओम, 10 और 20। तो अब इसको अपन चित्र को कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर तो इस तरह से 10 ओम है और इसी के साथ समांतर क्रम में कितना है 20 ओम। ओके, ये चित्र को मैं थोड़ा सरल कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर तो कितनी धारा अरे क्यों परेशान कर रहा है यार, ये तो 3 एम्पियर धारा जा रही है। ओके, 3 एम्पियर धारा जा रही है, और इधर कितनी धारा जा रही है ये अपने को पता नहीं है ना। तो इधर वाली धारा या इधर वाली धारा अपने को निकालनी है। तो देखो ये समांतर क्रम संयोजन है जो आपको चित्र में नजर आ रहा है, जो मैं बनाया रेड कलर से, ये समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है, मैंने अभी बताया था, V बराबर IR फॉर्मूला लिखा, बोला विभव पतन समान होता है। तो I जो होता है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन पर उल्टे अनुपात में धारा बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि प्रतिरोधों का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात किधर चला गया, ये तो था 10 ओम और ये था 20 ओम, और इधर धारा जा रही थी 3 एम्पियर। ओके, धारा जा रही थी। यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जाए तो ऊपर तो आ रहा 10, नीचे आ रहा 20, यानी कि 1:2 बोल सकते हैं इसको। तो धारा जो बटेगी वो किस में बटेगी, 2:1 में। यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध जो है इसका जस्ट डबल होगा। तो जिधर प्रतिरोध ज़्यादा होगा उधर धारा इस धारा की आधी होगी। तो इस 10 ओम का दुगना इधर 20 ओम है, तो इसकी धारा जस्ट आधी यानी 3 एम्पियर की आधी, इसमें कितनी होगी 1.5 एम्पियर। ये ट्रिकी मेथड से इसको मैंने हल किया। सुनना, समांतर क्रम संयोजन में धारा का जो विभाजन होता है या अनुपात, धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोधों का व्युत्क्रम या उल्टा अनुपात होता है। तो यहाँ पर इन दोनों लाइनों में, दोनों श्रेणियों में देखा जाए तो धारा प्रतिरोध जो था वो जस्ट इसका दुगना था।
तो धारा जस्ट इसकी आधी होगी, तो ये 3 एम्पियर था, तो धारा इसमें कितनी होगी 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर तो ये बोल रहा है 3 एम्पियर धारा है, तो इसमें कितनी होगी 1.5 एम्पियर, 3 की आधी धारा होगी। अब देखना 1.5 और 3 दोनों ही जुड़ गए, तो दोनों जुड़ करके कितने हो गए 4.5 एम्पियर धारा। तो इसमें 4.5 एम्पियर धारा इधर आ रही है, इधर आ रही है। अब जितनी धारा इधर प्रवेश करेगी उतनी तो इधर से निकल रही होगी, तो इधर से भी कितनी निकली होगी 4.5 एम्पियर धारा। तो इधर धारा प्रवेश कर रही है 4.5 एम्पियर। यहाँ पर अपने को V1 या विभव का खर्चा निकालना है, तो V1 बराबर IR1 होगा। अब यहाँ पर V1 अपने को निकालना है, I धारा कितनी है 4.5 एम्पियर इंटू R1 कितना है, तो R1 5 ओम है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और ये 5 पंजे 25, 2 4 पंजे 20, 2 22.5 वोल्ट। ओके, तो ये V1 पर खर्चा हो गया 22.5 वोल्ट। ऐसे अपन इन पर भी खर्चे निकाल सकते हैं और स्कूल बैटरी का विभव भी अपन निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो इसको वापस से चला के देखना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अपन विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? अपन बोल सकते हैं प्रति सेकंड किसी प्रतिरोध के ऊपर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी को अपन विद्युत शक्ति कहते हैं। या अपन बोल सकते हैं ऊष्मा उत्पादन की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। ओके, तो इसको लिखते हैं P से दर्शाते हैं, P बराबर DH/dt। और अगर ये नियत राशियाँ हो तो P बराबर H/T, इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। और जो विद्युत शक्ति होती है इसको वाट में मापा जाता है, वाट में इस विद्युत शक्ति को मापा जा सकता है, और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं जूल/सेकंड में भी इसको माप सकते हैं। आगे देखना विद्युत शक्ति का ये जो सूत्र होता है ये यहाँ पर ये मान्य नहीं होता। अपन यहाँ पर विद्युत शक्ति के लिए P बराबर I²R फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। P बराबर I²R विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना है आपको। आपको ओम का नियम पता है, V बराबर IR होता है, और यहीं से I निकालना चाहो तो V/R होता है। तो यहाँ पर इसका मान धर दो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I की जगह क्या रख सकते हैं अपन V/R, और इस पूरे के साथ क्या लगा हुआ स्क्वायर, और ये बाहर वाला R ये रहा। तो इस R से इस R का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक स्क्वायर इसके भी लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा P बराबर V²/R। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति का, P बराबर V²/R। इसी तरह से एक और निकाल सकते हैं अपन R को पकड़ करके, लेकिन अपने को सारे निकालने की जरूरत नहीं, मेन फॉर्मूला ध्यान में रखो, P बराबर I²R होता है। इसको अपन 2 और रूपों में बदल सकते हैं। ओके, ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। अब विद्युत शक्ति जो होती है किलोवाट आवर क्या होता है, ध्यान में रखना, 1 किलोवाट आवर ये क्या होता है। तो देखना 1 किलो का मतलब 10⁻3, वोट आवर का मतलब 3600 जूल होता है। कैसे निकलता है ध्यान में रखना, तो एक दिन पहले भी समझाया था, एक दिन में कितने 1 घंटे में कितने मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड, ऐसे तो वाट आवर निकाले थे ना मैंने उस दिन। तो 10⁻3 इंटू ये कितना हो गया 3600 जूल सेकंड हो रहा था ये, और 3.6 इंटू 10⁻6, ये 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो ये अपने को बताना है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ये हो गई विद्युत शक्ति। अब मैंने आपको विद्युत शक्ति का सूत्र बताया, इसको सूत्र को ध्यान में रखना, P बराबर I²R। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ विद्युत शक्ति का, वो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध पर विद्युत खर्च 24 वोट है, तो 5 ओम प्रतिरोध पर विद्युत शक्ति ज्ञात करें। तो देखना दोस्तों, मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया, देखो मैं जैसे प्रतिरोध के क्वेश्चन करा रहा था, आपने एक बार मेरे को सोल्व करते हुए देखा है, तो अगली बार आप सोल्व करोगे आपको आसानी से आ जाएगा। या बहुत से मैथमेटिक्स के भी होते हैं तो वो सोचते हैं इतने ईजी क्वेश्चन है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो जो स्पेशल साइंस से संबंध रखते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के, उनके लिए क्वेश्चन है कि वो लोग ये क्वेश्चन सोल्व करें। ओके, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन आपको मिले तो कमेंट करके बताना। अगर आपने कमेंट किया तो नेक्स्ट जो अपनी कल की क्लास होगी उसमें पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने कोई कमेंट नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, इजी क्वेश्चन है। देखना, दिए गए परिपथ में 6 ओम जो प्रतिरोध है, इस 6 ओम प्रतिरोध पर खर्च विद्युत शक्ति 24 वोट है। ये रहा 6 ओम, इस पर कितनी शक्ति खर्च हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ विद्युत शक्ति, ये नया कंसेप्ट है। 6 ओम पर विद्युत शक्ति 24 वाट है, तो आपको बताना है कि 5 ओम पर विद्युत शक्ति कितनी खर्च होगी। यहाँ पर विद्युत शक्ति कितनी खर्च होगी ये आपको गणना करनी है। ये विद्युत शक्ति के ऊपर क्वेश्चन है, सूत्र में बता सकता हूँ, P बराबर I²R में बता चुका हूँ, ये सूत्र है। ओके, और V बराबर IR फॉर्मूला होता है, ये भी मैं बता सकता हूँ, ओम का नियम। तो ये 2 चीज़ें आपको हेल्प करेगी इसको सोल्व करने में। और आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताना है कि 6 ओम पर अगर 24 वोट का खर्चा हो रहा है तो 5 ओम पर कितने वोट का खर्चा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। हाँ, क्वेश्चन मैंने थोड़े अच्छे लेवल के उठाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर लेता है। अगर अपने को इजी क्वेश्चन सोल्व करने आता है, कठिन क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आता है तो फिर मज़ा नहीं आता है ना।
तो इस वजह से मैंने थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के उठाए, उनको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन चूंकि तकनीकी समस्याएं आगे कुछ सामने, इस वजह से मैं पूरा उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।